वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा का बाराबंकी में चुनाव कल खत्म हुआ है। स्थानीय पत्रकार यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किन मुद्दों पर यहाँ के बाराबंकी के लोगों ने यहाँ पे वोट किया है। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है दीपक निर्भय जी। दीपक जी, कल यहाँ पे वोट खत्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो निसंदेह जो जिलाधिकारी के प्रयास थे और जो मुद्दे थे शायद उन पर ही वोटिंग हुई। इसी वजह से जो 67% के आसपास यहाँ वोटिंग हुई है और हर तबके ने यहाँ पर वोट दिया। उसका कारण क्या है वो तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। किसने क्या दावे किए थे, किसने क्या वादे किए थे, वो रिजल्ट आएगा 4 तारीख के बाद। लेकिन यहाँ वोटर जो है वो चिलचिलाती धूप में बाहर निकला ही अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, किन मुद्दों में राजनीतिक पार्टियां थी, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे उतना ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे विपक्ष जो था वो लगातार गठबंधन पर और जो साथ ही साथ संविधान है, संविधान के बचाव पर जोर डाल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये नारा था, लगातार कहना था कि हमने राम मंदिर बनवाया है, तो शायद इसलिए जो हमारे राम मंदिर बनाने के पीछे जो हमारा एक तबके का वोट है वो पूरी तरह प्रभावित होगा। लेकिन कहीं इसका असर कम देखने को मिला, कहीं ज्यादा देखने को मिला। लेकिन निसंदेह इंडिया गठबंधन ने लगातार जो भारी भीड़ इंडिया गठबंधन के पोलिंग बूथों पर हुई और उनके वोट भी जहां तक लोग बता रहे हैं पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी, संविधान बचाने का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। संविधान बचाने का बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? संविधान क्या जो मुद्दा था उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो विपक्ष ने इस पर बनाने की कोशिश किया? देखिए, विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान बचाने का मुद्दा जो है बना है, तो वो कहीं ना कहीं जो है जनता में इसका काफ़ी असर दिखा है। लोग जो है जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ रुख किया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे मैं जैतपुर विधानसभा से आता हूँ। जैतपुर विधानसभा एक कुर्मी बाहुल और या मुसलमान बाहुल क्षेत्र है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो जैतपुर कस्बा है वो जो है विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित होता है। और तो ऐसे में जिस तरीके से वोटिंग हुई है कल जैतपुर में, तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी है। इनका कहना है, सत्या इनका, कि इंडियन गठबंधन का पल्ला है वो इसमें भारी है। आप क्या कहना चाहेंगे? भोला जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन भाजपा को भी कम आका नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हम लोगों ने ग्राउंड पे कवरेज किया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर निकल के सामने आया कि बीजेपी भी अच्छे फाइट कर रही है, अच्छे मतदान बीजेपी को भी मिल रहे हैं। क्योंकि लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सांसद रहे। हालांकि अचानक जिस प्रकार से प्रत्याशी में बदलाव हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि अचानक जिस प्रकार से बदलाव हुआ, बात करें पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत की, तो एक उनकी दलित समाज में अच्छी पकड़ थी, तो उतनी पकड़ शायद जो मौजूदा प्रत्याशी हैं राजरानी रावत, उतनी पकड़ नहीं रही होगी। लेकिन पार्टी के नाम पर मतदान हुआ है, लेकिन इतना भी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी कि क्या नतीजे होंगे, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बाराबंकी जनपद में मतदान हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप रहा बाराबंकी जनपद मतदान के मामले में, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं बदलाव की एक बयार बही जिसको लेकर इतना बड़ी संख्या में मतदान हुआ। 2014 में प्रियंका रावत जी यहाँ पे इलेक्शन लड़ी, जीती, काफी बड़े मार्जिन से जीती। उसके बाद में उनका टिकट काट दिया जाता है। उपेंद्र रावत जी आए, वो भी जीते। तो कहीं नहीं कि जो बदलाव हुआ कैंडिडेट में, वो भी एक आक्रोश का, आपस में कुछ हो गया कैंडिडेट को लेके। उपेंद्र रावत का टिकट कटा, राजरानी रावत आई, तो कहीं नहीं, इसको कैसे देखते हैं आप?
निसंदेह कुछ न कुछ तो अंदर खाने जब टिकट कटता है तो मायूसी होती है प्रत्याशी को, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा ये अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से उपेंद्र सिंह रावत ने दलित को साधने का प्रयास किया, उतना शायद राजरानी रावत दलित को नहीं साध पाई। इसके साथ ही अन्य बिरादरियों की बात करें, जातीय समीकरण पर जाए तो अन्य बिरादरियों में कहीं ना कहीं 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान में बंटवारा नजर आया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन को मिला है। आपका कहना है कि राजरानी रावत ज्यादा लोगों से मिली नहीं, लोगों से बात नहीं किया, उसका फायदा गठबंधन को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो तनुज है उसके बारे में आप क्या कहेंगे और राजरानी के बारे में क्या कहेंगे? राजीव, मैं अपने सहयोगी से इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत सही बात कही है उन्होंने कि जो चेहरा होता है वो बहुत मायने रखता है। तो ये चेहरा जो बीजेपी लेके आई थी तो ये इतना मायने नहीं था। हालांकि ये राजरानी रावत अभी यहाँ मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन जो है मतलब इतना चेहरा उनका माने नहीं रखता था। और ना वो उनको एक चीज देखा, हम लोग कवरेज के दौरान उनसे बाइट लेने जाते थे तो वो डर ही रहती थी। जो व्यक्ति यहाँ पे डर रहा है तो संसद में क्या बोलेगा, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात अगर कही जाए अपने उपेंद्र सिंह रावत की जो मौजूदा सांसद फिलहाल अभी हैं, इलेक्शन हुआ है उससे भी क्या हुआ, लेकिन उनकी जो पैठ थी वो लोगों में ज्यादा थी और जमीनी नेता थे। वो नीचे से उठ के ऊपर आए थे, वो समझते थे लोग दर्द और दुख दोनों समझते थे और पहचानते थे, लोगों को पहचानते थे। वो लोगों से कैसे बात करना है, किस तरह से मिलना है। 10 बजे उनका जो जनसभा लगती थी और लोगों से मिलते थे, काफ़ी लोग उनसे इम्पैक्ट थे, काफ़ी लोगों का लगाव था। हालांकि जो सियासत हुई वो बाराबंकी जनपद पूरा जानता है कि उनके साथ क्या सियासत हुई है, किसने उनको टिकट कटवाया, किस तरह से उनके साथ गेम हुआ। लेकिन जो भी विषय का चर्चा रहा, उसके बावजूद भी अगर उनको टिकट दिया जाता तो ये राजरानी रावत से ज़्यादा अच्छा फाइट करते और हो सकता था कि ये सीट निकाल ले जाते। और रही बात तनुज पुनिया की, तनुज पुनिया यंग है और लोगों का ये कहना था कि जो आपकी जो मुद्दा था यहाँ पे बाराबंकी में यंगस्टर का, उन लोगों ने का कहना था नौकरी है और लिए पेपर लीक हो जाता है, हम लोग नौकरी के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। या तो जो पुराने लोग का ख्याल था वो राम मंदिर मुद्दा था, लेकिन जो यंग थे उन लोगों का कहना था कि जो है हम लोग जो है ऐसा नेता चुनेंगे जो हम लोग के भविष्य के लिए बात करेगा और जो है भविष्य को हम लोग का भविष्य उज्जवल करेगा। दूसरी बात अगर कहें कि जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन, जैसे हमारे एक सहयोगी ने कहा कि वर्मा बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी ट्रम्प कार्ड खेला था कि उन्होंने लुभाने की कोशिश की थी वर्मा को। तो कहीं ना कहीं वर्मा वोट बेनी प्रसाद वर्मा का नाम लिया था। जी, बेनी प्रसाद वर्मा का नाम लिया था। तो कहीं ना कहीं वर्मा बिरादरी एक ट्रम्प कार्ड है, अगर वो जिधर ज्यादा गिरती है वो उसकी विजय होगी। देखा होगा यहाँ के जो मतदान हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, ये गढ़ कहा जाता है। 2012 में 6 सीट गई थी, अभी भी लोकसभा में 5 सीट, विधानसभा में जिसमें 3 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास में, 2 सीट जो है वो बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का मत है वो किधर गया होगा? आपको हम बताएं, कल कवरेज के दौरान हमने जो बूथों पर गए तो वहाँ पे जाके हमने देखा जो युवा था उसका एक ही सवाल था कि हम राम और हिंदू मुस्लिम पर कब तक लड़ते रहेंगे, हमारे बारे में सरकारें कब सोचेंगी कि हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट आता नहीं है, हम ओवर एज हो रहे हैं, तो आखिर कब तक हम इस तरह के उसमें लड़े। तो युवाओं का हमने जिस बूथ पे भी गए वहाँ पे हमने देखा कि उनका ज़्यादातर युवाओं का यही कहना था कि अब हम बदलाव चाहते हैं और हमारा वोट जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसको करेंगे। और रही बात, आपने कहा कि ये समाजवादियों का गढ़ था, तो जो वो प्रियंका सिंह रावत जीती थी और उसके बाद 2014 जीती थी, फिर 2019 में उपेंद्र सिंह रावत जीते थे। तो समाजवादियों के गढ़ के 10 साल से तो यहाँ बीजेपी है और यहाँ पर बेशक समाजवादियों का गढ़ रहा, मगर उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं सेंध लगाने में कामयाब रही थी। और इस बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने इसीलिए स्वर्गीय बेनी प्रसाद बाबू का नाम भी लिया था। यहाँ जो कुर्मी वोट है वो बहुत डिपेंड करता है, वो जिधर जाएगा वो उस पार्टी को विजय होनी है। और संभवतः जो हमने देखा बूथों में जाकर, कल जो है गठबंधन के प्रति लोगों का ज़्यादा झुकाव था, मगर ये आने वाला वक्त बताएगा 4 जून को
कि किस पार्टी को जीत होती है। ये फखर आलम जी थी। हम आपसे सीधे सवाल करूँ कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, काफ़ी इलेक्शन देखा हुआ है। यहाँ पे मुद्दे जो थे, बहुत से मुद्दे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए, योगी जी आए, लोगों से वादे किए, बीजेपी ने काफ़ी यहाँ पे लोगों को लुभाने की कोशिश की, लोगों के पास में जो वहाँ की योजनाएं थी वो पहुँचाने की कोशिश की, अनाज का मुद्दा था और बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो थे। क्या वो काम नहीं कर पाए इस बार? देखिए, आपसे मैंने पहले ही कहा है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ना तो प्रत्याशी मायने रखता है और ना ही स्थानीय मुद्दे मायने रखते हैं। मायने रखता है तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी के बाद राम मंदिर का मुद्दा था स्थानीय स्तर, और साथ ही उन्होंने जो कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जो लोगों को अनाज बांटा है, जो आवास दिए हैं, वो मुद्दे थे। साथ ही विपक्ष के मुद्दे थे। साथ ही अगर इसमें साफ तौर पे कहा जाए तो बाराबंकी की अगर हम बात करें तो अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो शायद वो ताकत नहीं आ सकती थी। कांग्रेस का जो मजबूत साझीदार है समाजवादी पार्टी। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के अरविंद सिंह गोप। बहुत मेहनत किया उन्होंने इस बार भी, और उनका पूरे जिले की हर विधानसभा पे उनका पूरा अधिकार है, और कई वोटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अरविंद सिंह गोप को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा। अरविंद सिंह गोप मजबूती से यहाँ पर खड़े रहे, और जो उनके साथ के जो स्थानीय नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी मजबूती के साथ कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया। तो इस वजह से भी जो यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ा और लोगों में रुझान हुआ इंडिया गठबंधन के प्रति, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही सबसे आखिरी बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री की यहाँ रैली लगी थी और भीषण, जिसमें भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई थी, और प्रधानमंत्री ने हर वर्ग को की जो है नब्ज को टटोला, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और 4 तारीख के बाद में ये सारी चीजें पता होंगी कि प्रधानमंत्री जी के जो मुद्दे हैं, भाजपा के मुद्दे हैं, वो हावी होते हैं या इंडिया गठबंधन की जो मेहनत है वो रंग लाती है। चाहे पूछ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने लोगों को अपनी जनसभा में बोला, लुभाने की कोशिश की, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जनसभा की उसका कोई फायदा मिलेगा यहाँ? देखिए, बड़े भैया दीपक भाई ने जो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा का नाम लेकर कुर्मी वोटरों को लुभाने की कोशिश की, तो जो कुर्मी वोटर है, हालांकि बटा जरूर है, लेकिन फिलहाल के लिए उनके बेटे राकेश वर्मा ने भी पूरी तरीके से जोर लगाया। हालांकि उनकी बेटी श्रेया वर्मा गोंडा से लड़ रही थी, तो वहाँ इतना समय नहीं दे पाया, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे वो लगातार जो है उनके निर्देश पर यहाँ पर लोगों से वोट की अपील करते रहे। और मेरा मानना है कि कुर्मी वोटर अभी मोदी के इस भाषण पे जो बेनी प्रसाद वर्मा का नाम लिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो आकर्षित नहीं हुआ है, और वो जो है इंडिया गठबंधन और राकेश वर्मा के अपील पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है। तनुज पढ़े लिखे हैं, बीटेक किया हुआ है, तो उसका फायदा युवाओं को मिला है। युवाओं से बात की आपने, युवाओं को कहाँ पे गए उनका वोट? देखिए, तनुज पुनिया लगातार 3 चुनाव हारे हैं, और इस बार युवाओं का ये सपना था कि एक पढ़ा लिखा सांसद हमारे बीच में आए, तो इसलिए युवाओं का रुझान इस तनुज पुनिया की तरफ ज़्यादा रहा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से युवाओं से वादा किया था कि हम रोज़गार देंगे, पढ़े लिखे लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और सरकार की तमाम योजनाएं युवाओं के लिए हम लाएंगे, तो इन मुद्दों पर युवा कहीं ना कहीं जो है तनुज पुनिया की तरफ आकर्षित हुआ है। तो मेरा मानना है कि गठबंधन मजबूत यहाँ से रहेगा। पीएल पुनिया बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को 3 बार लड़ाया और तीनों बार वो बेटा हार गया, तो उसके बारे में बताइए। पीएल पुनिया की कितनी पकड़ है बाराबंकी में? देखिए, पीएल पुनिया जब शुरुआत में आए थे तो उनकी कोई खास पकड़ नहीं रही थी। वो दरअसल यहाँ पर जो स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा रहे हैं, उन्होंने उनको चुनाव जिताने में पूरी मदद की थी, और वो चुनाव जीते। उसके बाद में उन्होंने हालांकि काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, बाराबंकी में दिखा कि हाँ पीएल पुनिया ने काम किया है। तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा, लेकिन तब आ गई भाजपा की लहर। भाजपा की लहर में उपेंद्र सिंह रावत सांसद बने। पहले तो विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद में फिर एक विधानसभा चुनाव हारे। इस बार इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। तनुज पुनिया के साथ युवा इस बार पूरी दमखम के साथ लगे हुए हैं। अगर राजधानी रावत जीतती हैं तो क्या काम करेंगे बाराबंकी के, क्या क्या मुद्दे हैं उनके, क्योंकि आप भी बहुत करीब है राजधानी से, आपने काफी बात किया होगा, क्या मुद्दे बताती थी कि अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाई थी, मैनिफेस्टो में साफ तौर से उनका एक ही मामला था कि
जो राशन फ्री दिया जा रहा है, राशन निःशुल्क दिया जाएगा, इसके साथ आवास और हर घर जल नल योजना जो चलाई जा रही है। पर इसके अतिरिक्त अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर बीजेपी ने आज तक कोई ना तो 10 सालों में काम किया है और ना तो आगे उन मुद्दों को लेकर के किसी जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार गया है। तो मुद्दों को लेकर के ये कहना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट मुद्दों पर बात कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की बात करें, जिस प्रकार से राहुल गांधी मैनिफेस्टो लेके आए, उसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही और इसके साथ ही किसानों का कर्ज माफ़ी को लेकर जो वादा उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने किया, सरकारी नौकरी देने की बात कही, तो कहीं ना कहीं किसान, युवा, बेरोजगार सबको साधने का प्रयास किया, इसके साथ ही महिलाओं को भी साधने का प्रयास किया। इसका कहीं ना कहीं गठबंधन को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जब पिछले दिनों देखा गया जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों का कर्ज भी माफ़ हुआ, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी योजनाएं लाई गई। तो कहीं ना कहीं आज भी किसानों जो देहात में, गांव में लोग रह रहे हैं, किसान हैं, चाहे वो ज़मीन पे कर्ज लिए हों, चाहे बहुत सारे कर्ज ले रखे होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हो सकता है हमारा कर्ज माफ़ हो जाए। इस पर भी बहुत सारे वोट देहात के पड़े हैं। बहुत से लोग बीजेपी भी वोट डाले हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन को पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ आए थे, भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वो आए, तो उसका कुछ फायदा गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर भूपेश बघेल की जगह राहुल गांधी आते तो कुछ और ही फ़र्क पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग कवरेज करने गए थे, आप भी थे, हम सभी साथी थे, तो जो भीड़ थी वहाँ पे वो देखने को मिल रही थी कि वाकई में वो राहुल गांधी के लिए आए थे, ना कि जो है किसी और के लिए आए थे। और जब वो आते और भूपेश बघेल आए तो उन्होंने बोला, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना राहुल गांधी के आने से पड़ता। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन फिर भी हम लोग ने उन लोगों के जाके बीच में बात की कि राहुल गांधी नहीं आए, आप लोग मायूस हो रहे हैं। तो जोश और जज्बा देख के नहीं लग रहा था कि मायूस हुए। हमने एक वोटर से क्वेश्चन भी किया कि आप लोग मायूस हो रहे हैं, तो वो खफा हो गया, एकदम नाराज हो गया। नहीं, मायूस नहीं है, हम लोग वोट देंगे और ज़रूर वोट करेंगे। तो ये बात होती है कि जो है मतलब जो नेता बड़े आए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है फ़र्क तो पड़ेगा, और आने वाला ये 4 जून बताएगा कि किस तरह से किसके पक्ष में जाता है। फखरे आलम जी, आप भी लगातार 1 महीने से ज़्यादा आपने कवरेज किया है, क्या लगता है कि इस बार महिलाएं जो हैं, कि महिलाएं 50% है बाराबंकी में, उनका और कहाँ गया होगा? देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के दिल में अभी भी राम बसते हैं। राम तो सबके दिल में बसते हैं, मगर ख़ास तौर से जब हमने मोदी की रैली थी वहाँ गए थे, तो वहाँ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। मगर साथ में जब वोट कल पड़ रहा था तो तब हमने देखा तो बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हमें मिली कि जो कह रही थी कि कांग्रेस ने वादा किया है, राहुल गांधी ने, कि जो 1 लाख रुपए सालाना आएगा तो उसको लेकर भी और 10 किलो अब राशन मिलेगा। तो हमने कहा क्या ये संभव है? तो उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। बल्कि उससे हमने पूछा क्या बीजेपी ने वादा नहीं पूरा किया आपका? कहा नहीं, वो तो सिर्फ जो है कहते हैं, करते नहीं है। उन्होंने कहा क्या 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख मिला? तो इस तरह की भी महिलाएं थी जिन्होंने इस तरह के बातें हमसे कही। तो महिलाएं जो थी वो बहुत बढ़ चढ़ कर लिए। अब ये तो 4 जून को ही जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि महिलाओं का वोट कहाँ गया। TV9 डिजिटल आज स्थानीय पत्रकारों से बात किया और जानने की कोशिश की कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो किस तरफ जाएगा। इनका साफ कहना है लड़ाई जो है बहुत ज़बरदस्त है और 4 जून को ही रिजल्ट पता चलेगा। सरफराज, TV9 बाराबंकी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।